हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। 2 सेशन हो चुके हैं, बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी। ठीक है, बेसिक का मतलब है अभी हमने बात मतलब बेसिक बातें की है। व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्लियर है। एक बार प्रॉपर मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं प्रॉपर वे में, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अच्छा, डीपीपी आपको मिल रही है, आप सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये बताओ पहले। अच्छा, भूख लगी है, ठीक है। बच्चा लग रहा है सर जल्दी से कीजिए, भूख लगी है। कोई नहीं, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आज का गोल देख लो क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब तक मैंने क्या करा दिया बता देता हूं, बस डीपीपी आप सॉल्व करते जाना प्रॉपर तरीके से, क्लियर है। और कल, हाँ, डीपीपी सॉल्व करते जाना प्रॉपर तरीके से। 5 डीपीपी मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे तेजस। हाँ, अब तेजस तो अगला तो जो आपको डीपीपी मिलने वाला है पूरे चैप्टर का तेजस, वो चैप्टर के एंड होने पे करना है आपको, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, क्लियर है। हाँ, सिद्धि भी आपको चैप्टर एंड होने पे करना है, उसमें भी पूरे चैप्टर के ऑल ओवर क्वेश्चंस हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस और 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन, क्लियर है बिल्कुल। डीपीपी अपलोड है, असाइनमेंट वाले सेक्शन में नहीं है, उसके अगले सेक्शन में है। और हमने क्या किया ना, एक साथ सारे लिंक लगा दिए हैं, ठीक है। पहला लिंक क्लिक क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको भाई हैंड मतलब ये जो हम लोग क्लास नोट्स होते हैं वहां मिल जाएंगे, आपको डीपीपी मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लिंक क्लिक करके मिलेंगे। असाइनमेंट वाले सेक्शन में नहीं है, आगे अगले सेक्शन में है। डीपीपी स्टार्ट कर दो। पहला डीपीपी आपको आज लगा लेना है, पहला डीपीपी, क्लियर है। हाँ, पहला आपको आज लगाना है। अब आज से स्टार्ट करते हैं। आज के बाद पहला डीपीपी आप लगाओगे, यस, क्लियर है। और क्वेश्चंस क्लास में मैं कराऊंगा ही, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन तो क्लास में मैं कराऊंगा, 10-15 क्वेश्चन वहां मिलेंगे। तो लगभग पर डे 30 क्वेश्चन करने हैं। और चैप्टर 1 एंड हो जाने के बाद आपको सिद्धि और तेजस लगाने हैं, क्लियर है। चलो, तो रिवीजन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात की थी डिफरेंस क्या है रेस्पिरेशन के केस में प्लांट और ह्यूमन के अंदर, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर, हम एयर लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, जो एयर निकालते हैं उसमें CO2 को बाहर निकालते हैं। यानी मेनली हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं प्लांट के केस में क्या होता है, तो मैंने आपको समझाया भी था, प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है। वो रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा, फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है। वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, और ड्यूरिंग भाई रात के टाइम पर डार्क रिएक्शन होती है, उसमें वो ऑक्सीजन, सॉरी, उसमें CO2 को वो यूटिलाइज करते हैं, वो अलग चीज है। जबकि रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन सेम टाइप का होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस की कोई प्रॉब्लम है क्या, वॉइस ठीक है, वॉइस सही होनी चाहिए बेटा, रिफ्रेश करो अगर कुछ दिक्कत है तो, वॉइस सही होनी चाहिए, क्लियर है। ओके ओके ओके, ठीक है, वॉइस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हमने बात की थी भाई रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए क्या करना होगा उसको, एनर्जी के लिए उसको फूड को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, मतलब खाने को उसको जलाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और खाना हम खाते हैं, प्लांट बनाते हैं, इतना ही तो अंतर है, ठीक है। हम ऑटोट्रॉफ नहीं है, प्लांट ऑटोट्रॉफ है, क्लियर है। तो यही डिफरेंस है, रेस्पिरेशन हम दोनों के अंदर सेम होता है, वो भी जो खाना बनाते हैं उसको ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, क्लियर है, उसको ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, तब जाकर के एनर्जी लिबरेट होती है, CO2 रिलीज होती है। CO2 की बात करते हैं तो मैंने बताया था CO2 बहुत हार्मफुल होती है, इसको बॉडी से रिलीज आउट कर दिया जाता है। ऑक्सीजन यहां पर यूटिलाइज हो रही है, और ऑक्सीजन यूटिलाइज जो हो रही है वो एक्चुअल में ग्लूकोज को डायरेक्टली ब्रेक कर रही है, इनडायरेक्टली। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है, कैसा होता है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, क्लियर है। हाँ,
ग्लूकोज का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा। रिफ्रेश कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा। अब बच्चे कहते हैं सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है? भाई ग्लूकोज को टेस्ट ट्यूब में डाल करके मैं सीधे जला देता हूं, ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन है, ठीक है, डायरेक्ट कंबशन है। हाँ, डिफरेंट एंजाइम, डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू अगर मैं ग्लूकोज को तोड़ता हूं तो ये इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है बिल्कुल? वॉइस आ रही है, ठीक है। चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बात की थी व्हाट इज रेस्पिरेशन, उसके बाद हम आ गए थे बेटा, आगे हमने क्या पढ़ा था? ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूं रेस्पिरेशन की तो ये दो तरीके की मैकेनिज्म होती है, फिजिकल और केमिकल। अगर फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल प्रोसेस, हाँ, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, यानी अंतर देखने को मिलता है। जैसे मैं फिजिकल प्रोसेस लंग्स के थ्रू कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास लंग्स हैं। फिजिकल प्रोसेस का पर्पस क्या है? एटमॉस्फेयर में मिलने वाली ऑक्सीजन को मैं सेल के पास तक पहुंचा दूं और सेल में बनने वाली CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दूं। समझ में आया? एटमॉस्फेयर में मिलने वाली ऑक्सीजन को उठा के सेल के पास पहुंचा दूं और सेल से रिलीज होने वाली CO2 को, ठीक है, वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दूं। ये फिजिकल प्रोसेस है। समझे? हाँ बेटा, समझना चाहिए। और केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं, सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, सेल के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है सेल के अंदर, ठीक है, वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है और C6H12O6 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां तक कोई डाउट? हाँ देखो, नोट्स मैं हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट्स आपको दे रहा हूं, बना रहा हूं, ठीक है। आज शाम को बन जाएंगे, आपको एक उसका दिखा भी दूंगा, ठीक है, कैसे बने, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। और ये जो नोट्स हैं ये प्रॉपर डिटेल नोट्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट्स बने हुए दे रहा हूं, ये आपको प्रॉपर डिटेल शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको, ठीक है, अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। एक चैप्टर जूलॉजी एंड एक चैप्टर बॉटनी नहीं हो सकता। हाँ, शॉर्ट नोट्स प्रिंट करा लो बेटा, ठीक है, चलो शॉर्ट नोट्स प्रिंट करा लो, चलेगा। टेस्ट, देखो टेस्ट आपका 1 तारीख को नहीं है, टेस्ट 8 तारीख को है। टेस्ट का सिलेबस मैं बता देता हूं। टेस्ट के अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आ रहा है, बिल्कुल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ रहा है, एक्सेप्ट रेगुलेशन वाला पार्ट और डिसऑर्डर टेस्ट में नहीं आ रहे। रेगुलेशन और डिसऑर्डर अभी टेस्ट में नहीं है, पहले टेस्ट में, उससे पहले का पहला टेस्ट है। सिंपल होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि माइनर है। मेजर थोड़ा सा नीट पैटर्न पर होगा और उस मेजर में भी एक ऐसा मेजर होगा जो टिपिकल पैटर्न पर होगा और एक मेजर ऐसा होगा जो 2.5 घंटे में होगा, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो बातें क्लियर होगी। फिर मैंने बताया था फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, जैसे हम लंग्स के थ्रू करते हैं। कॉकरोच की बात करता हूं तो ट्रैकियल सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, फ्रॉक की बात करता हूं तो फ्रॉक के पास लंग्स भी होते हैं पर अपनी बॉडी सरफेस मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन कर लेता है। समझ गए ना मेरी बात? यानी फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है पर केमिकल प्रोसेस सेल के अंदर होने वाला जो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, इंक्लूडिंग प्लांट। समझे? यस, वो सब में सिंपल होता है, ठीक है। फिर फाइनली हमने बात की थी फिजिकल प्रोसेस में 4 स्टेप हैं। पहला है वेंटिलेशन, एयर का आना और जाना, इसको ब्रीदिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी धीरे धीरे गैसेस क्या हो रही हैं, डिफ्यूज हो रही हैं लंग्स की एल्वोलाई से। एयर के अंदर मिलने वाला ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का CO2 डिफ्यूज होकर वापस लंग्स में आ रहा है। तो यहां क्या चल रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या चल रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो एक बिना ATP से होने वाली प्रक्रिया है। ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर किसी भी चीज का मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है? तो ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या लंग्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में डिफ्यूजन। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा, फिर टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में भी तो डिफ्यूजन होगा। समझ रहे हो? हाँ, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो 4 स्टेप फिजिकल प्रोसेस में आते हैं। पहला ब्रीदिंग या
वेंटिलेशन बोल सकते हो, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स, ठीक है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, चौथा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। ये 4 फिजिकल प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकते हैं, पर जो एक प्रोसेस बताया मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो सारे स्टेप क्लियर है, ठीक है। सेल के अंदर जाकर के ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है, क्लियर था। फिर मैंने आपको बताया था जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरी करते हैं, भाई बताया ना, वेरी करते हैं। तो ये वेरी किस आधार पर करते हैं, किस बेसिस पर वेरी करते हैं? तो 2 बेसिस मैंने बताए थे। एक तो भाई उनका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट का मतलब है किस वातावरण में रहते हैं, वो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक हैं या टेरेस्ट्रियल हैं, अर्थ पर रहते हैं, ठीक है, किस वातावरण में रहते हैं। भाई पानी में रहेंगे तो मोस्टली गिल्स यूज करेंगे या बॉडी सरफेस यूज करेंगे, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, अगर वो लैंड पर हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, तो वो गिल्स यूज नहीं करेंगे, बॉडी सरफेस यूज कर सकते हैं, ट्रैकियल सिस्टम यूज कर सकते हैं, लंग्स यूज कर सकते हैं, मॉइस्ट स्किन यूज कर सकते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा, क्लियर है बिल्कुल। तो एक तो उनके वातावरण किस हैबिटेट में रहते हैं इस पर निर्भर करता है। दूसरा मैंने आपको बताया था उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनकी बॉडी किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सेलुलर लेवल का मतलब बताया था मैंने कि कई सेल आपस में एग्रीगेट हुए, मिले, मिलकर के उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया। इस ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे भाई? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉरीफेरा में देखने को मिलता है, जिसमें हर सेल का इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन होता है, क्लियर है बिल्कुल। फिर बात की टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा लेवल? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां कई सेल आपस में एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, हाँ, एक जैसे सेल होते हैं, एक जैसा काम करते हैं, सेम फंक्शन, तो उस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऑर्गन नहीं बने, ठीक है। जब कई टिश्यू मिलकर के एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, जो मिलकर के एक ही पर्टिकुलर फंक्शन करता है, तो उसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑर्गन बने थे जब फ्लैट वॉर्म बन गए थे, फ्लैट वॉर्म में ऑर्गन बनना चालू हो गए थे, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ, वैसे वैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी चेंज आते गए। मैंने बताया स्टार्टिंग के एनिमल्स के अंदर बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस का मतलब है सरफेस कैसी भी हो, बॉडी की सरफेस से ही डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। फिर एनिलिडा के अंदर आके मैंने बोला बॉडी सरफेस तो थी, पर बहुत थिन स्किन थी सरफेस पर, ठीक है, और स्किन के थ्रू अगर उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है तो वहां पर प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल बन गई, उसमें मॉइस्चर थी, तो उसको बोलते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल। तो अर्थवॉर्म की बात करता हूं मैं, तो मॉइस्ट क्यूटिकल। इसके अलावा जितने भी इनवर्टिब्रेट थे जो पानी में रहते थे, ठीक है, सबके अंदर गिल्सी यूज होते हैं, ठीक है। हाँ, वर्टिब्रेट की बात करूं तो वहां पर एम्फीबिया, एम्फीबिया का जो लार्वा था वो तो पानी में रहता है, तो गिल्सी यूज करेगा। पर एडल्ट, एडल्ट फ्रॉग, वो भाई अपने लंग्स भी यूज कर सकता है, वो अपनी, ठीक है, मॉइस्ट स्किन भी यूज कर सकता है। स्किन बोला है मैंने क्योंकि यहां पर क्यूटिकल नहीं होती, क्यूटिकल एक नॉन सेल्यूलर लेयर है जो सेल से मिलके नहीं बनती, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होती है। यहां पर क्यूटिकल नहीं होती, इसलिए मॉइस्ट स्किन टर्म यूज करूंगा फ्रॉग के केस में, ठीक है, क्यूटिकल नहीं होती, क्लियर है। तो यहां से ये भी यूज कर लेता है, ठीक है, नो डाउट। वो लंग्स भी यूज कर सकता है, बक्कोफेरेंजियल भी कर लेता है, अपनी बक्कल कैविटी को खोलता है, तो वहां पर भी म्यूकस की एक लेयर होती है और ब्लड वेसल्स अंदर बहुत होते हैं लेयर के नीचे, तो आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना होता है, इस साल क्वेश्चन भी आया नीट के अंदर कि फ्रॉग जब पानी में होगा तो एक ही तरीका है उसके पास, अपनी, ठीक है, जो अपनी मॉइस्ट स्किन है उसको यूटिलाइज करेगा रेस्पिरेशन के लिए। हाँ, पर जब टेरेस्ट्रियल होगा, अर्थ पर होगा, तब वो बहुत सारी चीजें यूज कर सकता है, ठीक है, अपने लंग्स भी यूज कर सकता है, बुक्कोफेरेंजियल भी कर सकता है और अपनी मॉइस्ट स्किन को भी यूज कर सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, मॉइस्ट स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल अर्थवॉर्म में मिलेगी, स्किन टर्म आएगा तो फ्रॉग के लिए लगाओगे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, इसको छोड़ दो, जितने भी वर्टिब्रेटा होते हैं, वैसे वर्टिब्रेट की बात करूं तो सब लंग्स यूज करते हैं, और लंग्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, लंग्स के लिए पल्मोनरी लगाते हैं, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ट्रैकिया के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, याद आ गया। हाँ, जब टर्म आएगा स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर,
तो गिल्स की बात चल रही है, और गिल्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, लंग्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी, और लंग्स के लिए क्या यूज करेंगे, बैग, क्या बोलेंगे भाई, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब बैग आ गया तो लंग्स आ गया, और स्पेशल स्ट्रक्चर आ गया तो गिल्स आ गया। गिल्स के लिए ब्रेंकियल, लंग्स के लिए पल्मोनरी, ठीक है, मॉइस्ट स्किन के लिए क्यूटेनियस, और ट्रैकिया के लिए ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ये हर तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? यहां तक मैंने करा दिया था, ठीक है, रिवीजन पूरा करा दिया, और लास्ट में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर पार्ट मैंने करा दिया था, आज लोअर पार्ट में कराने वाला हूं। अपर पार्ट में मैंने बता दिया था बेटा लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि ये आपके नॉस्ट्रिल होते हैं, वन पेयर होते हैं, ठीक है, ये अंदर खुलते हैं चैम्बर के अंदर, इसको नेजल चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर। एयर यहां से एंटर करती है नथुने नॉस्ट्रिल से, अंदर एक कैविटी होगी, क्या बोलेंगे इस कैविटी को? नेजल चैम्बर। वहां एयर जाएगी, वहां छोटे छोटे उभार होते हैं इस तरीके से, इनको टर्बिनेट बोलते हैं। कॉनकेव भी बोल सकते हो, टर्बिनेट भी बोल सकते हो, इतना पूछा नहीं जाता, बस तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूं। उसके अंदर सबसे ऊपर वाला कॉनकेव था, उसमें एक मेम्ब्रेन दिखाई थी, याद हो तुम्हें मैंने, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन समझना, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, यस, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम या ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ। ठीक उसके नीचे देखोगे एक और ओपनिंग होती है जो फेरिंक्स में खुलती है, ठीक है, उसको इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, और फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, यानी वहां से एयर भी एंटर कर सकती है ट्रैकिया में, और फूड भी एंटर कर सकता है ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। एयर पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं, इसकी ओपनिंग को हम गलिट बोलते हैं, सॉरी ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है, और फूड पाइप की ओपनिंग को हम भाई गलिट बोलते हैं, गलिट, ठीक है, और एयर पाइप की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, और ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एक फ्लैप होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप से, समझ रहे हो? हाँ, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आएगा, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप। थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लॉटिस, क्योंकि ग्लॉटिस को ढकने का काम करता है ड्यूरिंग सॉलोइंग ऑफ फूड, जब खाने को आप निगलते हो उस समय ये ढकने का काम करता है। क्लियर है? बिल्कुल, खाने को जो आप निगलते हो तो ये ढकने का काम करता है, किसको? ग्लॉटिस को। तो ग्लॉटिस को ढकने के लिए चाहिए होता है एपिग्लॉटिस। क्लियर है? बिल्कुल। और गलिट की अगर बात की जाए, गलिट इज द ओपनिंग ऑफ क्या बोलो जरा बताओ? फूड पाइप, ईसोफेगस। तो फेरिंक्स सीधा लैरिंग्स में खुलता है, किसके थ्रू? एक छोटी सी ओपनिंग के थ्रू, जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। अच्छा, लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, जो मैं आज कराने वाला हूं, ठीक है, ये भी कार्टिलेज से मिलके बना होता है। बोन हार्ड होते हैं, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं, बस बोन जैसे ही होते हैं पर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ये अंतर होता है। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आज रिवीजन तो पूरा करा ही दिया मैंने। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर वाला पार्ट करा दिया जो एनसीईआरटी में नहीं था, अब लोअर वाला पार्ट करा रहा हूं आज, प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अपर वाले पार्ट में, रिवीजन वाले पार्ट में डाल देता हूं, थोड़ा मैंने करा दिया था, जो मैंने आपको नॉस्ट्रल बता दिए थे अपर वाले पार्ट के अंदर, माउथ बता दिया था मैंने आपको अपर वाले पार्ट में, साउंड बॉक्स लैरिंग्स बता दिया था आपको, ट्रैकिया बता दी थी मैंने आपको, ईसोफेगस बता दी थी मैंने आपको अपर वाले पार्ट के अंदर, याद हो, ये फेरिंग्स बता दिया था, ठीक है, ये इंटरनल नॉस्ट्रल इस तरीके से दिखाया था मैंने आपको, ये एक प्लेट होती है, ठीक है, उसके ऊपर ब्रेन होगा और यहां कवर होगा। फिर मैंने ये भी कहा था आपको, यहां पर इस तरीके की प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, ये ऐसे 1 2 3 उभार होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो उभार था, यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसको सिनेटेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? स्मेल के लिए, क्योंकि यहां से न्यूरॉन होते हैं, सीधे ब्रेन में जाते हैं, सीधे ब्रेन में सिग्नल को लेके जाएंगे ये न्यूरॉन्स, सीधे ब्रेन में सिग्नल को। यहां पर होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये ब्रेन का पार्ट है, जो मैं ब्रेन में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। और यहां याद हो आपको मैंने एक फ्लैप बताया था, यू बुल्ला मस्कुलर होता है, ये इसको ढकने का काम करता है। और ऐसे ही एक फ्लैप मैंने नीचे यहां बताया था आपको, एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को ढकने का काम करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां साउंड बॉक्स था, ये ट्रैकिया थी। अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ट्रैकिया से, यहां से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये बाहरी नथुने, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यहां से
आप कह सकते हो कंडक्टिंग जोन चालू हो गई, यानी वो वाला पार्ट चालू हो गया जहां से एयर एंटर करती है, यहां से होती हुई यहां से होती हुई लंग्स में जाती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। अगर मैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की बात करता हूं, वन पेयर होते हैं, वन पेयर होते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग जोन, एयर यहीं से एंटर करती है, एयर यहीं से एंटर करती है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होती है। ये नेजल चैम्बर मैंने आपको बता दिया था, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, यहां भी कोई डाउट नहीं होगा। ये इंटरनल नॉस्ट्रिल है जो अंदर खुलता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये कॉमन पैसेज हो गया, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, क्या बोलते हैं उसको, फेरिंग्स, फेरिंग्स। ठीक है, अब यहां से चालू करो, ये साउंड, अच्छा ये तो क्लियर ही था आपको, गलेट, ईसोफेगस हो गई खाने की नली, ईसोफेगस, ईसोफेगस। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, व्हाइट कलर का जो ऊपर फ्लैप दिखा रखा है पिंक कलर का, ये एपीग्लॉटिस है, एपीग्लॉटिस। इट इज अ थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है, थिन है, बहुत पतला, कार्टिलेजिनस है, फ्लैप है, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ नीचे आओगे तो ये आपको जो ओपनिंग दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ग्लॉटिस बोलेंगे, ग्लॉटिस। अगर ये एपीग्लॉटिस है तो ये ग्लॉटिस है, और ये गलिट है। ठीक है, अब ये ईसोफेगस है तो ये क्या है, ट्रैकिया, जो मैं अगले उसमें डायग्राम बताने वाला हूं। ठीक है, ट्रैकिया, ये मैंने कल करा दिया था मैंने, पर एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दिया है, क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं तो तुम चीजें कनेक्ट कर पाओ अच्छे से। ठीक है, तो अब आगे कहानी चालू होगी, इसको आपने कल बना लिया होगा, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड बॉक्स, यहां से आपकी ट्रेकिया चालू हो जाएगी, ऊपर एपिग्लोटिस, एनसीईआरटी ने दिखा रखा है तो हम यहां दिखा देते हैं एपिग्लोटिस को, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिखा रखा है यहां पर। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड होगी, थोड़ा समझना यहां पर, राइट है इधर लेफ्ट है। ठीक है, राइट लेफ्ट, राइट साइड का पार्ट थोड़ा सा नीचे होगा, उठा होगा लेफ्ट वाला थोड़ा सा। थोड़ा सा उसको नीचे और कर देते हैं। लॉजिक बताता हूं पूरा, मैं क्वेश्चन आया हुआ है एम्स का एक, इसलिए ये लंग्स थोड़ा छोटा होगा कंपैरेटिव, ठीक है। डायफ्राम, डॉम शेप डायफ्राम होता है, ध्यान रखना, डॉम शेप, गुम्मदाकार। मेरे साथ साथ ड्रॉ करना डायग्राम, साथ ही ड्रॉ करो। अब लंग्स को एक बार ड्रॉ करना होगा ढंग से, अच्छे से।
ये आपका लेफ्ट लंग्स हो गया, ऐसे राइट बनाना है आपको। कंपैरेटिव थोड़ा बड़ा होगा राइट। लेफ्ट छोटा है, राइट थोड़ा बड़ा है, ठीक है, समझ ही रहे होगे। ठीक है, सही आ गया। नेक्स्ट, लंग्स में एक काम कर सकते हो, डबल लेयर दिखा सकते हो, 2 लेयर होती हैं। पूरा डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूं प्रॉपर तरीके से। इधर भी डबल लेयर होगा। अच्छा, एक चीज और ऐड कर देना, जैसे ऐसा नहीं है कि ये इतना ही रहेगा, ये आगे जाके ब्रांचिंग पैटर्न बनेंगे, ये इससे छोटे ब्रांच हो जाएंगे, थोड़ा डायमीटर छोटा, ये आगे जाकर के और छोटे डायमीटर बन जाएंगे इनके, आगे जाके इनके डायमीटर और छोटे हो जाएंगे। समझना मेरी बात, डायमीटर कम होते जाएंगे, ब्रांचिंग पैटर्न बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ब्रांचिंग पैटर्न इसके बनते चले जाएंगे। और ये आगे जाकर के समझना, ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे एग्जैक्ट। अब ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा ये, ठीक है। और एक चीज और ऐड कर लो डायग्राम के अंदर, इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होगा, प्लूरल फ्लूइड, जिसको डिटेल में आगे बताऊंगा, प्लूरल फ्लूइड के बीच में है, ठीक है। एक चीज और ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, समझने की कोशिश करना। यहां पर क्या है, ये ट्रैकिया की कोलैप्स ना कर जाए तो सी शेप हालिन कार्टिलेज है, सी शेप हालिन कार्टिलेज पूरे ट्रैकिया में मिलते हैं, ये सी शेप हालिन कार्टिलेज पूरे ट्रैकिया में मिलेंगे, ये आगे इस ब्रांच में भी मिलेंगे, इसके आगे की ब्रांच में भी मिलेंगे, कंप्लीट सिस्टम में नहीं होते, पर हाँ कुछ हद तक ये आगे मिल जाएंगे, पर और आगे नहीं होंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं सी शेप हालिन कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से स्पेस क्यों बनता है समझना, यहां पर हर्ट होगा, तभी ध्यान रखना है, लेफ्ट वाला लंग्स थोड़ा उसमें नोच होती है, इसको कार्डिक नोच बोलते हैं। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, एक लेफ्ट लंग्स है, एक राइट लंग्स है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा इसको लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये क्या है, एपीग्लॉटिस, क्या था, एपीग्लॉटिस, इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, इस पर क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहां जो नजर आ रहा है आपको लैरिंग्स, क्या बोलेंगे इसको, लैरिंग्स, लैरिंग्स, इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स। इसके अंदर 9 कार्टिलेज होती हैं, 9 कार्टिलेज के मिलने से बनता है, 9 कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेजिनस होता है। इसमें 9 कार्टिलेज होती हैं, 9 कार्टिलेज, 9 कार्टिलेज होती है साउंड बॉक्स में, जो साउंड प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, अब यहां बात करेंगे, समझना, यह है ट्रैकिया,
ट्रैकिया। ट्रैकिया की बात करूंगा, इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब, एक स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, जो अप टू मिड थोरेसिक कैविटी तक रन करती है, फिर लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो रही है। कहां से डिवाइड हो रही है ये समझाता हूं मैं आपको। ये यहां से डिवाइड हो रही है दो पार्ट में, ठीक है। इसको बोलते हैं T5 रीजन, कह सकते हो T5। क्या है T5 रीजन जहां से डिवाइड कर रही है? ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ट्रैकिया divided into trachea divided into primary bronchi at फिफ्थ, समझाऊंगा उसको बहुत अच्छी तरीके से, thoracic vertebra। अब जैसे ध्यान समझना, नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, ये आपकी ट्रैकिया है, एयर ट्यूब, ये अप टू मिड थोरेसिक कैविटी तक रन करेगी, मिड थोरेसिक कैविटी तक। फिर यहां से क्या करेगी, लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। पीछे आपकी क्या है, वर्टिकल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी। अगर मैं रीढ़ की हड्डी की बात करता हूं तो इस तरीके से आपके 7 सर्वाइकल होते हैं गर्दन में, गर्दन में 7 छोटे छोटे सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है, गर्दन के अंदर, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक चालू होते हैं, तो समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं 7 तो होती है सर्वाइकल, फिर 7 के बाद थोरेसिक चालू होती हैं, ठीक है। तो थोरेसिक में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, थोड़ा नीचे हो गया, कोई नहीं, ठीक है। यहां मान लो पांचवी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। अगर तुम समझने की कोशिश करना, थोड़ा समझा ही दूं मैं इसको, नए बच्चों के लिए थोड़ी जरूरी है। जैसे मान लो आपकी रीढ़ की हड्डी में 1 2 3 4 5 6 7, ये गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। अब यहां से चालू होंगे थोरेसिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 थोरेसिक होते हैं। कितने होते हैं? 12 थोरेसिक होते हैं, ठीक है। फिर आगे जाओगे, उसके बाद थोरेसिक के बाद आगे जाओगे तो 5 लंबर होते हैं, फिर एक और एक जो आपकी टेल बोन बनाता है, ठीक है, ये सैक्रम होगा, कॉकैक्स होगा। तो ये 12 जो थोरेक्सिक वर्टिब्रे होते हैं आपके थोरेक्स में, ये ऊपर होते हैं, जहां से रिब्स आके जुड़ते हैं लेफ्ट और राइट, ये रिब्स आके 12 रिब्स नीचे जुड़ेंगे, ठीक है। 7 3 और 2 रिब्स आकर के नीचे जुड़ेंगे, आप समझ, पीछे साइड में रिब्स नीचे जुड़ेंगे, आगे स्टर्नम से जुड़ेंगे। तो इनमें अगर मैं 5वें नंबर की बात करता हूं, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर की, तो एक्चुअल में फिफ्थ के सामने से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसको बोलते हैं T5 रीजन। यानी 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा से ट्रैकिया दो पार्ट में, भाई पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, उनके सामने से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है। पीछे रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, बैकबोन। तो 5वें नंबर की जो थोरेसिक है, ठीक है, समझना मेरी बात, थोरेसिक है, ये सर्वाइकल है यहां पर, ठीक है। 5वें नंबर की जो थोरेसिक है उसके सामने से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है, इसको T5 रीजन बोल सकते हो। कहां से डिवाइड हो रही है? T5। T5 का मतलब है 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसको प्राइमरी ब्रोनकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोनकाई, ठीक है। तो किसमें डिवाइड हो रही है? इट इज अ प्राइमरी ब्रोनकाई, प्राइमरी ब्रोनकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोनकाई। फिर ये आगे डिवाइड करेगी सेकेंडरी ब्रोनकाई, फिर टर्शरी ब्रोनकाई, फिर इनिशियल ब्रोनक्यूल, टर्मिनल ब्रोनक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, तब जाकर के एल्वुलर सेक आते हैं जिनमें एल्वियोलाई होते हैं। तो ब्रोनकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर लास्ट में देखने को मिलते हैं आपको ब्रोनक्यूल। क्या मिलते हैं? ब्रोनक्यूल, ब्रोनक्यूल्स। और ब्रोनक्यूल के बाद ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर पूरा, ये होता है एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक एक बड़ा सा थैला होता है, उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल
एल्वियोलाई, इट इज अ यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की इकाई है, ठीक है। एल्वियोलाई छोटा स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई पूरा स्ट्रक्चर है, एल्वुलर सैक, ठीक है। अगर मैं एल्वियोलाई की बात करता हूं तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, थिन होता है, इरेगुलर वॉल्ड होता है, थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एल्वियोलाई कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थिन होते हैं, इरेगुलर वॉल, इरेगुलर वॉल टिश्यू में पढ़ाऊंगा। टिश्यू के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू रेगुलर भी होते हैं और एक जिगजैग जिगजैग तरीके से अरेंजमेंट होता है इनका, इसको इरेगुलर वॉल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जो टिश्यू का पार्ट है, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं पर इरेगुलर पैटर्न होता है इनका, तो इसको इरेगुलर वॉल वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज्ड का मतलब है इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं इनके आसपास चारों तरफ, जिससे कि आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए, स्ट्रक्चर है। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल यहां तक क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले एपिग्लोटिस एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं मैं, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप है, यहां पर साउंड बॉक्स है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, कार्टिलेजिनस, ठीक है। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, 9 कार्टिलेज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर ट्रैकिया चालू होती है जो स्ट्रेट ट्यूब है, मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है, फिर जाके लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। जहां से डिवाइड होती है वो 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, इसलिए इसको T5 रीजन बोल देते हैं, जहां से डिवाइड करती है। ये प्राइमरी ब्रोनकाई हो गए, फिर सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। 3 ब्रांच जो होते हैं उनको ब्रोनकाई बोलते हैं, फिर जाकर के ब्रोनक्यूल चालू होते हैं, इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी, जो मैं भी डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी ट्री के अंदर, ठीक है। नीचे क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, डायफ्राम, डायफ्राम डोम शेप गुम्मदाकार है, ठीक है। डोम शेप होता है, गुम्मदाकार होता है, ठीक है। और बीच में हार्ट दिख रहा है आपको यहां पर, ठीक है। यहां पर एक नोच दिख रही है, कार्डिक नोच है, जो अलग समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर समझो, आया नहीं आया। अच्छा, अगर मैं इस पूरे चैम्बर को कट करता हूं तो हमारे लंग्स किससे कवर्ड है, आप बोलोगे वर्टी, भाई रिप्स से कवर्ड है, पीछे वर्टिकल कॉलम है, आगे स्टर्नम है, लेटरल साइड पर क्या है, रिप्स, तो लेटरल साइड पर किससे कवर्ड है, रिप्स। तो अगर मैं कट करूंगा तो कट एंड ऑफ रिप्स नजर आएंगे आपको, कट एंड ऑफ रिप्स। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में कट एंड ऑफ रिप्स बना रखें, वो थोड़ा मैं समझा देता हूं, कट एंड ऑफ रिप्स, कट एंड ऑफ रिप्स, ये क्या है, इट इज अ कट एंड ऑफ रिप्स। कट एंड ऑफ रिप्स, ये रिप्स के कटे हुए एंड है, कट एंड ऑफ रिप्स। तो कट एंड ऑफ रिप्स दिख रहे हैं आपको, लंग्स दिख रहे हैं आपको, बीच में स्पेस दिख रहा है, डायफ्राम दिख रहा है, डोम शेप। यहां तक कोई डाउट बेटा, यहां तक कोई डाउट। लैरिंग्स, लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, देखो ये एक साउंड बॉक्स है, ये समझो, ये नहीं दिख रहा है आपको, ये साउंड बॉक्स है जो साउंड प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है। जब आप एयर को बाहर निकालते हो, इंस्पायरेशन के टाइम पे नहीं, एयर को जब बाहर निकालते हो तब इसके अंदर मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशंस होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर साउंड बॉक्स का फॉर्मेशन, पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ाते थे एक जमाने में, ठीक है, अब वो कभी है नहीं आपके उसमें मतलब में, ठीक है। तो 9 कार्टिलेज होती हैं इसके अंदर, भाई कई कार्टिलेज का कॉम्बिनेशन है, बॉक्स बनता है, इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, जिसमें 9 कार्टिलेज होती हैं, ठीक है। 9 बस एक एडिशनल नंबर है, इसको आप याद रखना, काम बन जाएगा, ठीक है। और इसकी अभी जरूरत है नहीं, 7 सर्वाइकल 5 थोरेसिक, इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि अलग से समझा दिया है मैंने, ठीक है। तो यहां तक कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो कमेंट के अंदर, फिर मैं बताता हूं, फिर मैं एक चीज को खुल के समझाऊंगा। कट एंड ऑफ रिप्स इसलिए लिखा है, जैसे मानो ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, चारों तरफ रिप्स हैं आपको, अगर मैं डायग्राम दिखाना चाहूंगा अंदर का डायग्राम, तो मुझे क्या करना होगा, बीच में से कट करना पड़ेगा इसको, समझ, बीच में से कट करूंगा तब मुझे इसके अंदर का डायग्राम दिखेगा, और जब कट करूंगा तो रिप्स भी कट हो जाएंगे, तो कट एंड ऑफ रिप्स भी नजर आएंगे मुझे। आप समझ रहे हो, एक केज है, पिंजरा, जिसके अंदर लंग्स हैं, और बीच में कट करूंगा पूरे चैम्बर को,
तो अंदर के लंग्स दिखेंगे मुझे, ये बीच का स्पेस भी दिखेगा, इसमें हार्ट है। तो ऊपर से कट करूंगा तो रिब्स भी तो कट जाएंगे आपके, तो कट एंड ऑफ रिब्स नजर आएंगे आपको। समझ रहे हो? हाँ। एल्वुलर सैक और एल्वुलाई समझो, सैक का मतलब क्या है, एक पूरा चैम्बर जो छोटी छोटी 6 से 8 एल्वुलाई के मिलने से बनता है, ठीक है, इसको एल्वुलर सैक बोलते हैं, जो छोटे छोटे एल्वुलाई के मिलने से बनता है। एल्वुलाई इज अ यूनिट ऑफ लंग्स, क्लियर है? हाँ। सर्वाइकल 7 समझा देता हूं बेटा फिर से एक बार, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अगर मैं अपनी यहां भाई, रीढ़ की हड्डी आपकी यहां से निकल रही है भाई, आपकी बैकबोन यहां से स्टार्ट है और नीचे तक है, ठीक है, तो 7 हड्डियां आपके सर्वाइकल यहां नेक वाले रीजन में होंगे, 7 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक है आपके, जहां पर आपकी रिब्स जुड़ रही हैं वो 12 थोरेसिक है। फिर नीचे आके 5 लंबर होते हैं, ठीक है, और फिर एक सैक्रम होती है और एक कॉकेक्स टेल बोन होती है, जो मैं बोन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं अच्छी तरीके से। तो एक रफ डायग्राम बना दिया है। 7 सर्वाइकल, 7 हड्डियां होती हैं आपकी नेक के अंदर, 12 होती हैं आपकी थोरैक्स के अंदर, 5 लंबर, एक सैक्रल और एक कॉकेक्स कॉक्सीजियल, जिसमें हमारा फोकस अभी उन पर है जहां से रिब्स आपके जुड़ रहे हैं। तो 5वें नंबर की 1 2 3 4 5 के सामने से ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इतनी सी बात है। 5वें नंबर की रीढ़ की हड्डी के सामने से ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, क्लियर? बिल्कुल। हाँ, अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझना तो ऐसे ही समझा सकता हूं इसको एक तरीके से, और है पूरा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये डायग्राम था वहां का बोन वाले चैप्टर का, पर कोई नहीं, ठीक है। आपकी पहली, ये आपकी स्कल है, पूरी स्कल बना देता हूं, स्कल आपकी खोपड़ी, खोपड़ी से आपका पहला, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7 क्या हो गए? सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल हड्डियां हैं आपकी। अब थोरैक्सिक की बात करूंगा, 12 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 थोरैसिक होती हैं, ठीक है। अब बात करूंगा लंबर, थोड़ी बड़े वर्टिकल कॉलम होते हैं, लंबर के 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लंबर होते हैं, 5 लंबर, इसको L5 भी बोलते हैं, इसको T12 बोलते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, इसको C7 बोलते हैं, सर्वाइकल 7 होते हैं, ठीक है। फिर आपके एक आती है सैक्रम, और सैक्रम में ऐसी छोटी छोटी बोन के फ्यूज होने से, एक ही होती है, एक छोटी छोटी बोन के फ्यूज होने से एक बनती है कॉकेक्स, ये सैक्रम हो गई। इसको आप S1 बोल दोगे, और टेल बोन होती है, इसको C1 बोल दोगे, कॉकेक्स या कॉक्सीजियल। तो ये रीढ़ की हड्डी है आपकी, ठीक है। अगर रीढ़ की हड्डी की बात करें तो 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वें के ठीक सामने से, ठीक ये 5th है, 5th, इसके ठीक सामने से ट्रैकिया आई आपकी, ये ट्रैकिया आई, ये आई 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 आई, और ये ट्रैकिया यहां से आकर के प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी। कहां से डिवाइड होगी? T5। कहां से डिवाइड हो रही है? T5। 5th नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने से आकर के 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इसलिए इसको T5 रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रैकिया है। अब नहीं कंफ्यूज हो गए आप, ट्रैकिया, और ये क्या? प्राइमरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये रीढ़ की हड्डी है पूरी की पूरी, ठीक है। उसके सामने से, फ्रंट से ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसलिए इसको T5 रीजन बोला है, और इस पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है T5 रीजन पर, ठीक है। ये डायफ्राम होता है, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और यही, ठीक है, फ्लैट होता है, डोम शेप, फ्लैट डोम शेप, और आपके वॉल्यूम को चेंज करता है थोरेसिक चैम्बर के, जिसकी वजह से आप इनहेल और एक्सहेल कर पाते हो, ठीक है। इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब बताओ यहां तक जो समझाया है इसमें कोई डाउट है? ठीक है। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल आते हैं, फिर एल्वुलर सेक, जिनमें लगे होते हैं एल्वुलाई, ये मत भूल जाना, थिन इरेगुलर वॉल वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं,
क्लियर है? और एक यहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कहां से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है? T5 रीजन से होती है, ठीक है। कार्टिलेजिनस फ्लैप पर क्वेश्चन आएगा, कार्टिलेजिनस फ्लैप पर क्वेश्चन आएगा। और साउंड बॉक्स किस नेचर का होता है? ये भी कार्टिलेजिनस होता है, यहां क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बेसिक क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा इसके अंदर चल रहा हूं, ठीक है। अंदर का मतलब है, अब देखेंगे इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कवरिंग कैसी है, क्या काम है इन कवरिंग का। और लंग्स, मैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करूंगा, मैं सीधे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करूंगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करूंगा, तो लंग्स की अगर बात करते हैं तो लंग्स को कवर करने के लिए ध्यान रखना दो लेयर होती हैं। एक तो ये अंदर की लेयर होगी लंग्स की, ये अंदर की लेयर हो गई, ठीक है। एक तो लेयर ये हो गई, ठीक है। एक अंदर की लेयर होगी ये वाली, ये अंदर की लेयर होगी लंग्स की। ये समझने की कोशिश करना, लंग्स को बाहर निकाल के दिखा रहा हूं एक प्रॉपर तरीके से। और इसमें एक लेयर और होती है, लंग्स में दो लेयर होती है ना, इसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से समझाऊंगा, एक एक चीज को क्लियर कराते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों ही लंग्स में होती है, मैं एक में बना के दिखा दे रहा हूं, इस तरीके से लेयर होंगी, डबल लेयर। इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होगा, उसको प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड, समझना मेरी बात। तो सबसे पहले लेयर लेयर की बात करते हैं, कवरिंग ऑफ लंग्स। कवरिंग के अंदर दो लेयर होती है, कवरिंग में दो लेयर होंगी, एक आउटर आउटर और दूसरी क्या होगी? इनर। आउटर बाहर वाली होगी, ठीक है। आउटर किससे कनेक्ट होगी? बाहर क्या होगा? थोरेसिक चैम्बर, समझना मेरी बात। बाहर क्या होगा यहां पर? थोरेसिक चैम्बर, ये पूरा थोरेसिक वॉल ऑफ थोरेसिक चैम्बर। भाई लंग्स किसके अंदर होते हैं? चैम्बर के अंदर होते हैं। लंग्स कहां होंगे? थोरेसिक चैम्बर के अंदर होंगे। ये थोरेसिक चैम्बर है, पूरा थोरेसिक चैम्बर है। उसकी छोटी सी लेयर दिखा दे रहा हूं, वॉल ऑफ थोरेसिक चैम्बर। ये पूरे में कवर्ड होगी चारों तरफ, जिसके अंदर लंग्स बंद होते हैं। लंग्स एक्चुअल में एयर टाइट चैम्बर के अंदर बंद होते हैं, एयर टाइट चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर के अंदर बंद होते हैं लंग्स हमारे। इस एयर टाइट चैम्बर को हम थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं, जिसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? तो आउटर वाली जो होगी, ठीक है, आउटर वाली जो होगी, आउटर बाहर वाली, ये आउटर है, अच्छा। ये आउटर है, ये थोरेसिक चैम्बर है, जिसके अंदर लंग्स होते हैं, थोरेसिक चैम्बर के अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है। तो आउटर किससे जुड़ी होगी? आउटर वाली को क्या बोलेंगे? पराइटल, पराइटल प्लूरा। बाहर वाली को बोलते हैं पराइटल, समझा रहा हूं। पराइटल प्लूरा, पराइटल बाहर, अंदर जो लंग्स से चिपकी हुई है, लंग्स का पार्ट है, इसको विसरल प्लूरा बोलेंगे, विसरल प्लूरा। जो विसरा, विसरा माने होता है ऑर्गन, जो डायरेक्ट ऑर्गन से जुड़ी हुई है, विसरा से जुड़ी हुई है, विसरा, विसरल प्लूरा, ठीक है। और जो बाहर की साइड है, पराइटल साइड है, उसको पराइटल प्लूरा बोलेंगे। जो बाहर वाली है वो किससे जुड़ी होगी? कनेक्ट विद थोरेसिक चैम्बर, कनेक्ट विद वॉल ऑफ, वॉल ऑफ थोरेसिक चैम्बर, सिक चैम्बर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो अंदर वाली होगी, अंदर वाली होगी किससे जुड़ी होगी? कनेक्ट विद वॉल ऑफ लंग्स, कनेक्ट विद वॉल ऑफ लंग्स। ये लंग्स की वॉल से कनेक्ट होगी, ठीक है। भाई अंदर वाली लेयर लंग्स की वॉल से जुड़ी हुई है, बाहर वाली लेयर थोरेसिक चैम्बर की वॉल से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। जो अंदर भरा हुआ है वो क्या है? प्लूरल फ्लूइड, समझना मेरी बात। ये अंदर भरा हुआ है क्या है? प्लूरल फ्लूइड, समझाता हूं इसको। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड।
क्लियर है? यहां मैंने आपको बताया था हार्ट होता है, यहां पर क्या होगा? हार्ट। ठीक है, अब तुम समझो मेरी बात, हार्ट हर समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हर समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और लंग्स भी हर समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लंग्स में भी कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, यानी दो लेयर आपस में जुड़ी हुई हैं जिनमें हर समय कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है, हार्ट की लेयर हो और लंग्स की लेयर हो, हार्ट की लेयर और लंग्स की लेयर। तो जब दो चीजें आपस में कंटिन्यू आप रगड़ मारोगे इसके अंदर तो हीट जनरेट होती है, ठीक है, इसको फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी दो सरफेस आपस में एक दूसरे में रगड़ लगाती हैं, फ्रिक्शन होता है तो हीट जनरेट होती है। अगर इन दोनों के अंदर हीट जनरेट हुई तो ऑर्गन भी दोनों डैमेज हो जाएंगे, यानी हार्ट भी डैमेज हो सकता है और लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो नेचर ने क्या काम किया, इन लंग्स के चारों तरफ दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड फिल किया। क्या किया? फ्लूइड फिल्ड किया। इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ये क्या काम करता है? ऐसे ही हार्ट की वॉल में भी, ठीक है, ऑलरेडी कार्डियल फ्लूइड मतलब जो उसकी लेयर होती है ना, ठीक है, पेरिकार्डियल, ठीक है, मेम्ब्रेन, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में भी पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या काम करता है? जो इसकी मेम्ब्रेन पर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, घर्षण पैदा हो रहा है, उसको रिड्यूस कर देता है जिससे ऑर्गन पर कोई इफेक्ट ना आए। तो प्लूरल फ्लूइड का काम एनसीईआरटी में दे रखा है बहुत अच्छी तरीके से, तो मैं लिख दिया यहां पर क्या काम है प्लूरल फ्लूइड का। तो प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन, इन दो प्लूरल मेम्ब्रेन को अलग होने से रोकता है। कौन कौन सी प्लूरल मेम्ब्रेन है? एक बाहर वाली पेराइटल, अंदर वाली विसरल, ठीक है, विसरल लंग से जुड़ी हुई है, पेराइटल 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 कनेक्ट विद वॉल ऑफ थोरेसिक चैम्बर, ये थोरेसिक चैम्बर की वॉल से जुड़ी हुई है, ये लंग्स की वॉल से जुड़ी हुई है। क्लियर है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। सबसे पहला मैंने बताया है लंग्स की कवरिंग के बारे में। लंग्स की दो कवरिंग होती है, ठीक है, एक बाहर वाली पेराइटल, एक लंग से जुड़ी हुई है विसरल, ठीक है, बाहर वाली पेराइटल लंग से जुड़ी हुई है विसरल। पेराइटल बॉल ऑफ थोरेसिक चैम्बर से चिपकी हुई है, अंदर वाली डायरेक्ट लंग से चिपकी हुई है। दोनों के बीच में एक फ्लूइड है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्रीदिंग के टाइम पर या हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फ्रिक्शन, घर्षण पैदा होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करती है, साथ में दोनों मेम्ब्रेन को चिपका के भी रखती है। जैसे दो कांच के टुकड़े लो, एक कांच के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट डाल दो, दूसरा कांच जब रखोगे ना उसके ऊपर चिपक जाएंगे दोनों, तुम आसानी से अलग भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट, रोकता है सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के सेपरेशन को रोकने का काम करता है और रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है, क्या करता है? रिड्यूस, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन फ्रॉम अदर ऑर्गन। अदर ऑर्गन कौन सा है यहां पर? हार्ट। और हार्ट से फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, घर्षण को रिड्यूस करता है, जिससे मेम्ब्रेन रप्चर ना हो जाए, फट ना जाए। तो एक बात तो मैंने बता दी आपको, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कवरिंग ऑफ लंग्स तक कोई डाउट है बेटा? ये बताओ, कवरिंग ऑफ लंग्स तक कोई डाउट है? रिप्स बेटा, रिप्स तो आप जानते हो ना, ये हड्डियां होती हैं। चैम्बर जो कई चीजों के मिलने से बनता है उसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं, जो मैं कराऊंगा अभी लास्ट में। चैम्बर भी समझाने वाला हूं डिटेल में, चैम्बर कैसे बनता है, किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यहां बताओ कवरिंग तक, मुझे बताओ कवरिंग तक कोई डाउट है? आउटर इनर लेयर, बीच में फ्लूइड। अब लंग्स की बात करेंगे इसके बाद। कवरिंग, कवरिंग तक कोई डाउट है तो मुझे तो कवरिंग तक, ओनली कवरिंग तक। नो डाउट, नो डाउट। नेजोफेरिंग्स क्या होता है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। फेरिंग्स का वो पार्ट जो नोज की तरफ खुलता है वो नेजोफेरिंग्स है। इतना क्यों जा रहे हो भाई उसमें, ये तो मतलब ही नहीं है इस चीज का कोई। फेरिंग्स के तीन पार्ट हो सकते हैं, जो आपके नोज की साइड खुल रहा है वो नेजोफेरिंग्स है, इसमें क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है। ये नेजोफेरिंग्स हो गया। जो माउथ में खुल रहा है ऑरोफेरिंग्स हो गया, ठीक है। जो लैरिंग्स की तरफ खुल रहा है, नीचे की तरफ खुल रहा है, उसको लैरिंगोफेरिंग्स बोलेंगे। तीन पार्ट हो सकते हैं, यानी वो पार्ट जो नोज में खुल रहा है नेजो, माउथ में खुल रहा है ऑरो, नीचे लैरिंग्स की साइड खुल रहा है लैरिंगो। इस पर क्वेश्चन आता नहीं है कोई, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारा इच्छा है तो मैं लिख देता हूं, इसमें कोई है नहीं ऐसा। नेजोफेरिंग्स ये हम कहां पढ़ाते थे? डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो अब सिलेबस में हटा दिया है, ठीक है, ठीक है। ऑरोफेरिंग्स, ऑरो पर कोई नहीं, और तीसरा लिख लो, ठीक है, लैरिंगो, लैरिंगो फेरिंग्स।
नैजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नैजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, नैजो, ओरो और लैरिंगो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं? यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इधर का लंग्स हमारा, एक तो राइट लंग्स है, ध्यान से देखना, ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, अगर लंग्स की बात करूं तो मैं लिख रहा हूं राइट और लेफ्ट। राइट, लेफ्ट। राइट थोड़ा लार्ज होगा, लेफ्ट कंपेरेटिव स्मॉल होगा। ठीक है, राइट में कितने लोब्स दिख रहे हैं? एक, दो, तीन। यहां पर एक और दो, यानी तीन पार्ट के मिलने से बनता है, इसमें 3 लोब्स होते हैं, 3। जबकि यहां ओनली 2 लोब्स होते हैं, 2। 3 लोब्स और 2 लोब्स। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, ध्यान से देखना, इन लोब्स को बनाने के लिए सेप्टम होते हैं। ये देखा, ये फिशर, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहां ऐसा एक ही फिशर है, ये ऐसा तिरछा, ये तिरछा है, समझना, ये भी तिरछा है। ठीक है, इसको ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। तो ऑब्लिक फिशर दोनों में होंगे, पर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फिशर ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। मतलब कॉमन कॉमन चीजें लिख दूं दोनों के अंदर। ठीक है, तो ऑब्लिक फिशर, फिशर सेप्टम एक ही बात होती है, इधर भी होगा ऑब्लिक, इधर भी होगा। ऑब्लिक फिशर दोनों जगह होंगे। ठीक है, ऑब्लिक फिशर दोनों जगह होंगे। ऑब्लिक माने तिरछे। अगर मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फिशर, ट्रांसफर फिशर को हॉरिजॉन्टल फिशर बोलते हैं। ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। हॉरिजॉन्टल फिशर राइट लंग्स में होगा, लेफ्ट लंग्स में हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखो, ये एक नॉच दिख रही है, इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। कार्डियक नॉच, जहां पर हार्ट फंसा हुआ होता है। कार्डियक नॉच ओनली और ओनली लेफ्ट में होगी, राइट में नहीं होगी कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच यहां प्रेजेंट होगी, यहां कार्डियक नॉच नहीं होगी। तो इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्डियक नॉच का मतलब एक कैविटी, एक गुहा जिसके अंदर हार्ट फंसा हुआ होता है। ठीक है, तो कार्डियक नॉच ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट प्रेजेंट ओनली इन लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स में ये नहीं होती। ठीक है, राइट लंग्स में ये नहीं होती। ठीक है, लेफ्ट में होगी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यस। तो ये लंग्स पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने डिफरेंस करा दिया है तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, क्लियर है? कवरिंग पर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मैंने ये भी बता दिया किस वॉल से अटैच होती है। ठीक है, और एनसीईआरटी में साफ साफ फंक्शन दे रखा है। प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अदर ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन क्या है यहां पर? हार्ट। हार्ट और लंग्स आपस में कनेक्टेड है, तो कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पर फ्रिक्शन की वजह से कोई डैमेज ना हो जाए, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है कौन? यही प्लूरल फ्लूइड। यहां तक कोई डाउट है बेटा? यहां तक कोई डाउट तो बताओ मुझे। यहां तक कोई डाउट? फ्रैक्शन समझते हो? फ्रैक्शन घर्षण को बोलते हैं बेटा हिंदी में। फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें ऐसे रगड़ रही हैं, तो फ्रैक्शन जनरेट हो रहा है, जिसकी से हीट पैदा हो रही है, और हीट की ऐसे चीजें डैमेज हो सकती हैं, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। नो डाउट। अच्छा, तुम जो कह रहे हो ना, 3 डे कंटिन्यू जूलॉजी, 3 डे कंटिन्यू बॉटनी, कितने लोग एग्री हैं? 3 दिन जूलॉजी, 3 दिन बॉटनी के लिए कितने लोग एग्री हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर से हॉरिजॉन्टल एक ही बात है, ये ट्रांसफर्स कहलाता है, ट्रांसफर्स, ये हॉरिजॉन्टल।
जो लंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर फिशर है। जो तिरछा डिवाइड कर रहा है ये ऑब्लिक फिशर है। ऑब्लिक फिशर लिख भी दिए यहां पर, ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। कितने लोग एग्री हैं? ओके, अच्छा कितने लोग जो चल रहे हैं ऐसे ही एग्री हैं, जो चल रहा है एक दिन जूलॉजी एक दिन बॉटनी, इससे कोई दिक्कत ना आए? अच्छा पोल जनरेट कराऊंगा, टेंशन मत करो मैं, ठीक है, टेलीग्राम पर पोल जनरेट करा लेंगे, उसके हिसाब से फिर मैं हम लोग उसको डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। इस बार बच्चों ने कहा था कि 3-3 दिन में गैप आ जाता है, इसलिए हम लोगों ने एक दिन जूलॉजी एक दिन बॉटनी रखा, जिससे कि आपको गैप जनरेट ना दिखे। नहीं ये चैप्टर तो ऐसे ही चलेगा अभी, ठीक है, इस चैप्टर तक तो कोई डिस्टरबेंस होगी नहीं, ठीक है, वो आगे डिसाइड करेंगे जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। ओके चलो, ठीक है, तो अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक बातें बताई हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। यानी लंग्स की अगर मैं बात करूं तो बाहर का स्ट्रक्चर हो गया भाई, एपिग्लॉटिस हो गया, साउंड बॉक्स हो गया, ट्रैकिया हो गई, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब लंग्स की बात की है, इसके बाद ओनली लंग्स की बात की है मैंने। लंग्स की बात करते हैं, सिर्फ लंग्स की बात करते हैं, ये तो उसकी पोजीशन आ गई। तो लंग्स में मैंने इतनी बताई है, राइट लंग्स होता है थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा होता है, इसमें एक दो तीन तीन पालियां लोब्स होते हैं, ठीक है। सुपीरियर लोब्स, मिडिल, इंफीरियर, नाम मत याद रखो, 1 2 3 लोब्स होते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, 3 लोब्स होते हैं, 1 2 3, यहां दो ही लोब्स हैं, 1 एंड 2, दो ही लोब्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर इनको तीन लोब को बनाने के लिए दो सेप्टम है, दो सेप्टम, या समझ रहे, दो इसको डिवाइड करने वाले, इसको फिशर बोलते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल फिशर है, जिसको ट्रांसफर फिशर भी बोल सकते हो। ये ऑब्लिक है, ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक दोनों में होते हैं। हॉरिजॉन्टल फिशर ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन राइट लंग्स, तो आप बोलोगे राइट लंग्स में क्या मिल रहा है आपको, और ये ओनली हॉरिजॉन्टल फिशर मिल रहा है। अच्छा ओनली लेफ्ट लंग्स में क्या मिल रहा है आपको, कार्डियक नॉच मिल रही है। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, लोब्स दोनों में कॉमन है, ऑब्लिक फिशर दोनों में कॉमन है। तो तीन क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर, लोब्स दोनों में है, ऑब्लिक फिशर दोनों में है, हॉरिजॉन्टल फिशर ओनली राइट में है, कार्डियक नॉच ओनली लेफ्ट में है। तीन क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। कवरिंग के लिए कौन सी लेयर थोरेसिक चैम्बर की वॉल से जुड़ी होती है, बाहर वाली पैराइटल। कौन सी लेयर लंग्स की सरफेस से जुड़ी होती है, अंदर वाली विसरल, विसरल प्लूरा। दोनों के बीच में कौन सा लिक्विड होता है, प्लूरल फ्लूइड, क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर फ्रक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है, जिससे कि कहीं ऑर्गन की वॉल डैमेज ना हो जाए। अब बताओ कोई डाउट, कोई डाउट? सेप्टम, सेप्टम का मतलब ऐसे मानो ये लंग्स की एक पाली है, ये लंग्स की दूसरी दो लूब हैं। लंग्स के इन दो लूब को आपस में जोड़ने के लिए बीच में क्या होगा, सेप्टम होगा। लंग्स के इन दो लूब को जोड़ने के लिए बीच में क्या होगा, सेप्टम होगा। तो बीच वाले इस लेयर को आप सेप्टम बोलोगे, फिशर बोलोगे, ठीक है। हाँ, बीच वाली इस लेयर को आप सेप्टम बोल सकते हो, फिशर बोल सकते हो। जो लंग्स को जोड़ रही है, बीच में जो लेयर है लंग्स को जोड़ रही है, इसको आप सेप्टम या फिशर बोल सकते हो। ऊपर वाला लोब, नीचे वाला लोब, बीच में सेप्टम, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से, ऑब्लिक का मतलब है तिरछा, इस तरीके से ऑब्लिक मतलब भी तिरछा होता है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्टली। अब मैं एक स्टेप आगे और बढ़ रहा हूं, अब बात करेंगे कि लंग्स के अंदर जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोनकाई, अब ये क्या है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। क्या बोलेंगे इसको, रेस्पिरेटरी ट्री। आ जाओ, तीसरा, इसके बाद लंग्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, रेस्पिरेटरी ट्री। अगर मैं रेस्पिरेटरी ट्री की बात करता हूं तो ध्यान से समझना, डायमीटर स्टेप बाय स्टेप कम होता जाएगा, ठीक है। मान लो ये आपकी ट्रैकिया है, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया डिवाइड करेगी दो पार्ट के अंदर, इसको प्राइमरी ब्रोनकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी ब्रोनकाई। डायमीटर आधा हो गया, कम हो गया। अब ये प्राइमरी ब्रोनकाई फिर डिवाइड करेगी सेकेंडरी ब्रोनकाई के अंदर, सेकेंडरी ब्रोनकाई के अंदर डायमीटर फिर आधा हो गया इसका।
सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड करेगी दो पार्ट के अंदर, इसको बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई, ये तीन तो हो गए ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, समझना। अब मैं बात करूंगा इसके बाद ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल और छोटे डायमीटर हो जाएंगे ब्रोंकियोल के। ये इनिशियल ब्रोंकियोल हो गए, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल हो गए, और फिर चालू होते हैं इसके बाद रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल। ये रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल हो गए जो बहुत पतली लेयर के मिलने से बनते हैं, बहुत पतली लेयर की मिलने से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से जुड़े होते हैं बेटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर, बड़े बड़े, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये एल्वुलर सैक हो गए जो बने होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई। समझना, समझना। ट्रैकिया, फिर क्या आएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर क्या आएगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर क्या आएगी नीचे, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। तीन ब्रोंकाई आ गए। अब बात करेंगे हम ब्रोंकियोल। सबसे पहले आएंगे भाई इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल। इस सब पर क्वेश्चन आएंगे, मैं एक चीज क्लियर कराते चलूंगा, ठीक है। इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद क्या आएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल किससे कनेक्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जुड़े होते हैं स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक। और इनमें 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर देखना, इसको बोलते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई, ये स्ट्रक्चर पूरा आ गया। अब कैसे याद रखना है, तीन तो इसमें ब्रोंकाई है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीन इसमें ब्रोंकियोल है, इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी, फिर एल्वुलर सेक जिनमें लगे होते हैं एल्वुलर छोटे एल्वुलाई, ठीक है। बस इतना याद रख लो, काम बन जाएगा। याद हुआ नहीं हुआ, याद हुआ नहीं हुआ, फिर से बोलो। देखो हर स्टेप पर डायमीटर छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, डायमीटर कम होता जा रहा है, ठीक है, डायमीटर कम होता जा रहा है, बिल्कुल ब्रांच ऑफ ट्री की तरह। ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, और इनिशियल ब्रोंक्यूल तक खास टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, समझना। ये खास टाइप के स्ट्रक्चर है, इनको शी शेप हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं, शी शेप हाइलिन कार्टिलेज। प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होंगे, ट्रैकिया में भी होंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल में भी होंगे। समझाता हूं क्यों होते हैं ये। और इनिशियल ब्रोंक्यूल में भी नजर आएंगे ये, और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नजर आएंगे, ठीक है, और फिर फाइनली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। ये तो ये क्या होते हैं, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप होते हैं ऐसे, ऐसे, ये ऐसे समझाता हूं भाई। ये ट्रैकिया हो गई, आगे ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है आपकी, और पीछे क्या होगी, ईसोफेगस, ईसोफेगस। और सी शेप ही क्यों होते हैं, कंप्लीट सर्किल क्यों नहीं होते, क्योंकि ईसोफेगस चुपकी होती है पीछे, ये ऐसे होते हैं, ऐसे सी शेप। ये तो होगी आपकी ईसोफेगस, ये होगी ट्रैकिया, ये होगी सी शेप, सी,
शेप, हाइलीन कार्टिलेज, शी शेप हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, ये आगे से तो कंप्लीट है पर पीछे से इनकम्प्लीट है भाई। पीछे वाला पार्ट क्या हो गया, आगे तो वेंट्रल हो गया, तो पीछे क्या होगा, डॉर्सल। तो डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट डॉर्सली। पीछे की साइड से इनकम्प्लीट है, समझना मेरी बात। नेचर ने आगे क्या बनाई, ट्रैकिया, और ट्रैकिया से पीछे दूसरी क्या चिपकी हुई है, ईसोफेगस, खाने की नली। दोनों आपस में अटैच हैं, तो 100% रिंग तो नहीं बन सकती, ठीक है, तो इनकम्प्लीट रिंग ही बनेगी। और ये क्या, एक तरीके से मानो ये एक थैली, बहुत सॉफ्ट लेयर होती है ट्रैकिया की, जब तुम तेजी से एयर लोगे ना तो क्या होगा, चिपक जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो शी शेप हाइलीन कार्टिलेज करते क्या, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है, कोलैप्सिंग से प्रिवेंट कर रहे हैं। ट्रैकिया कहीं ऐसा ना हो कोलैप्स कर जाए, चिपक जाए। तो सी शेप हाइलीन कार्टिलेज, कार्टिलेज 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, हाइलीन होते हैं, ठीक है, इलास्टिक होते हैं, ठीक है, और फाइब्रस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं फाइब्रस, ठीक है। बॉडी में 3 प्रकार के कार्टिलेज होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक, ठीक है। तो सी शेप हाइलीन कार्टिलेज सी शेप होते हैं, डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट है पर वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं। आगे वाला पार्ट क्या है, वेंट्रल, जहां माउथ होता है वेंट्रल, उसका अपोजिट क्या हो गया, डॉर्सल, जहां माउथ है वो वेंट्रल, पीछे क्या, डॉर्सल, ठीक है। देखो पहला चैप्टर है, मैं बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है मेडिकल साइंस की, वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी आपकी, जो नए बच्चे उनके लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। टेंशन मत करना, मैं एक एक बात को इतने बार बताऊंगा, हर चैप्टर में वो चीजें रिपीट होंगी, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। जैसे मैं हूं, मेरा ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, एंटीरियर, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, पोस्टीरियर। जिस सरफेस पर माउथ होता है वो वेंट्रल सरफेस होती है, उसकी अपोजिट सरफेस डॉर्सल सरफेस होती है। तो सिमेट्री है, ये समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। हमेशा ऊपर वाला पार्ट एंटीरियर, नीचे वाला पार्ट पोस्टीरियर, आगे जहां माउथ है वो वेंट्रल, पीछे वाला पार्ट क्या होगा, डॉर्सल, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो माउथ के साइड में ये वेंट्रल हो गया, आगे आगे इस तरीके से होती है शी शेप, आगे कंप्लीट होगी, कंप्लीट होगी, पीछे ईसोफेगस है तो इनकम्प्लीट होगी, ठीक है। ये हाइलीन कार्टिलेज क्या पूरे ट्रैक में मिलते हैं, नो, सिर्फ टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, सॉरी टर्मिनल में लगा दिया मैंने, इनिशियल ब्रोंकियोल तक होते हैं, ओनली इनिशियल ब्रोंकियोल तक, टर्मिनल में नहीं होते, ठीक है। ओनली इनिशियल ब्रोंकियोल तक हाइलीन कार्टिलेज होंगे, प्रेजेंट ओनली इन इनिशियल ब्रोंकियोल, ठीक है। कहां तक प्रेजेंट होते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं, और इनकम्प्लीट डॉर्सली, पहला ये क्वेश्चन आएगा, कहां से इनकम्प्लीट होते हैं, कहां तक होते हैं, ट्रैकिया टू प्रेजेंट, ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल, ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल, ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल कहां तक होते हैं, ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल ब्रोंकियोल तक होते हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल में नहीं होते, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में नहीं होते, और नीचे नहीं होते, सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल तक होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं शीशे हाइलीन कार्टिलेज की बात करता हूं, कहां से कहां तक नजर आ रहे हैं आपको, ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंकियोल तक, इसमें 2 बातें बताई हैं मैंने। पहली बताई है कि रेस्पिरेटरी ट्री बनता कैसे है, पहले आपकी ट्रैकिया होती है, फिर ये लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई, अब पूरा जाल होता है आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर 3 ब्रोंकियोल होंगे, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर एल्वुलर सैक होंगे जिनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर जुड़े होंगे, उनको बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। जब तुम तेजी से एयर अंदर और बाहर करते हो तो कोई ऐसा चिपक जाए, कोलैप्स कर जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए शी शेप हाइलीन कार्टिलेज होते हैं, जो भाई डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट होते हैं, वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं।
इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? क्योंकि पीछे ईसोफेगस होती है, आगे ट्रैकिया होती है, ठीक है। तो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज इनकम्प्लीट डॉर्सली, ट्रैकिया से लेकर के कहां तक होते हैं? इनिशियल ब्रोंकियोल तक होते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल तक होते हैं, आगे नहीं होते। क्लियर है? बिल्कुल आगे नहीं होते, क्योंकि आगे एयर प्रेशर इतना होता ही नहीं है। धीरे धीरे एयर क्या करना चालू कर देती है? डिफ्यूज करना चालू कर देती है। समझे? ब्रोनकाई और ब्रोनकस एक ही बात है। ब्रोनकाई बोलो या ब्रोनकस बोलो, एक ही बात है। एनसीईआरटी ने दोनों टर्म यूज किए हैं। रिटिन में ब्रोनकाई लिख दिया है थ्योरी में, और स्ट्रक्चर में ब्रोनकस लगा दिया है। एक ही बात है, ब्रोनकस बोलो या ब्रोनकाई बोलो, ठीक है, एक ही चीज है। ओके सर, मजा आया। बीएमएस बहुत बढ़िया, बीएमएस ही होना चाहिए। एक एक चीज ब्रेन में सेट करूंगा, टेंशन मत करो। मतलब इसके बाद बायो में कुछ बचता नहीं है, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। जितना मैं करा दूंगा उसके बाद बायो में कुछ नहीं बचेगा। थ्योरी में मास्टरी तो मैं करा दूंगा, फिर पैरेलल मुझे क्वेश्चन इतने ज्यादा कराने हैं, टेस्ट इतने ज्यादा कराने हैं कि तुम्हारी मतलब क्वेश्चन की स्पीड में मास्टरी हो। बस देखते जाओ, टिक लगाते जाओ, सोचना ही ना पड़े। उस स्टैंडर्ड पे लेकर के आना है, ठीक है। और लेवल भी तुम्हारा अप करना है मुझे, यानी उस लेवल पे लेकर के आना है कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए तुम फोड़ दो, ठीक है। 100% कह रहा हूं। तो यहां तक मेरी समझ से तो कोई डाउट नहीं है, रेस्पिरेटरी ट्री तक, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, इस पूरे पार्ट को हमने दो जोन में डिवाइड किया है। एक कंडक्टिंग जोन है और एक रेस्पिरेटरी जोन है, ठीक है। एक कंडक्टिंग जोन, एक रेस्पिरेटरी जोन, समझना। इसको भी दिखा देता हूं मैं, यहीं से दिखा देता हूं इसको, थोड़ा सा मैं हटाता हूं, इसको आगे दिखा देंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को दो जोन में डिवाइड करूंगा मैं, ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर के एल्वियोलाई तक पूरा, ये दो जोन है। ये है कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन समझाता हूं अभी। और ये है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन क्लियर है। एक कंडक्टिंग जोन है, एक रेस्पिरेटरी जोन है। क्यों बोला मैंने कंडक्टिंग जोन, क्यों बोल रहा हूं कंडक्टिंग जोन, और क्यों बोल रहा हूं इसको? यहां से रेस्पिरेटरी टर्म स्टार्ट हो गया ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, यानी यहां से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो गई। देखो, कंडक्टिंग जोन वो जोन होती है जहां एयर डिफ्यूज नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती। अगर एयर आ रही है तो प्रॉपर एयर डिफ्यूज नहीं करेगी, एयर आएगी 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 और यहां तक आएगी, यहां तक आएगी। यहां से एयर का क्या हो जाएगा स्टार्ट? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, जहां से एयर का डिफ्यूजन ब्लड में चालू हो गया, एयर बाहर निकलनी चालू हो गई, समझ लो वहां से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो गई। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वुलर सेक या एल्वुलाई तक का पूरा स्ट्रक्चर है, ये रेस्पिरेटरी जोन है। ऊपर वाला पार्ट कंडक्टिंग जोन है, जो एयर को कंडक्ट तो करा सकता है पर डिफ्यूज नहीं करा सकता, क्योंकि यहां के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बहुत थिक होते हैं, यहां के एपिथेलियल टिश्यू बहुत थिन होते हैं। यानी अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं, समझना, कंडक्टिंग जोन के अंदर जो एपिथेलियम मिलती है, ठीक है, कैसी होती है आप बोलोगे? ठीक है, कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार, कॉल्यूमनार एपिथेलियम। यदि काफी थिक होते हैं तो यहां से डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है भाई, यहां से डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। बहुत थिक होते हैं, इस तरीके से होंगे, थिक होंगे। और इस तरीके से सीलिया लगे होंगे, ठीक है, सिलिएटेड होते हैं, सीलिया लगे होते हैं इनके ऊपर। सिंपल सिलेटेड कॉल्यूमनार, तो यहां से यार डिफ्यूज नहीं। जबकि रेस्पिरेटरी जोन के अंदर, रेस्पिरेटरी जोन के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे कैसे होंगे? बहुत थिन होंगे। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस।
सिंपल, अरे यार सिंपल, सिंपल का मतलब एक लेयर वाले। टिश्यू में ह्यूमन फिजियो की बात कराऊंगा, ठीक है। तो यहां पर बहुत पतले एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जहां से एयर का डिफ्यूजन पॉसिबल है, जहां से एयर का डिफ्यूजन पॉसिबल है, इसलिए इसको कंडक्टिंग, इसको रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। इसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं क्योंकि यहां से एयर का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, काफी थिक एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। सिंपल सिलिएटेड, सिलिया होते हैं इनके अंदर, कॉल्यूमनार, कॉलम शेप होते हैं। यहां पर स्क्वेमस, बिल्कुल फ्लैटेंड टाइल जैसे होते हैं, तो एयर डिफ्यूज हो जाएगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस पूरी जोन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पूरी जोन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जहां पर सिंपल सिलेटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं अंदर से। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, कंडक्टिंग जोन। यहां से क्या स्टार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी जोन, क्योंकि जहां से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल स्टार्ट है वहां से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहां से आसानी से एयर का डिफ्यूजन पॉसिबल है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया हो, ठीक है, कि आपने पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी, तो एक बार दिल से आग लगा दो बस। अच्छा, बहुत जबरदस्त, बस तुम्हारा यही चाहिए मुझे, बस रिस्पॉन्स मिल जाए, ठीक है। दिल से जब आग लगाते हो तो बस समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं डर जाता हूं मैं, तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दो पार्ट क्लियर हो गए, अब मैं इसको अलग तरीके से समझाऊंगा, एक स्टेप और, ठीक है, इसको हटाते हैं, अब आ जाओ। फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी जोन समझना। अगर मैं अभी जैसे बताया मैंने, पहले क्या होती है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या आएगी, ब्रोनकाई, प्राइमरी ब्रोनकाई या ब्रोनकस, प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्शरी ब्रोनकाई, फिर क्या आएंगे, ब्रोनक्यूल, तीन ब्रोनक्यूल आएंगे, इनिशियल ब्रोनक्यूल, इनिशियल ब्रोनक्यूल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोनक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल। फिर क्या आएंगे भाई, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल के बाद आप देखोगे एल्वर सैक या एल्वर डक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। इनमें जुड़े होते हैं एल्वुलर सैक, और ये जुड़ते हैं एल्वुलाई से। यानी अगर तुमसे कहूं कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक है, कंडक्टिंग जोन यहां से यहां तक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी जोन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक रेस्पिरेटरी जोन है, यहां से यहां तक कंडक्टिंग जोन है। अब बताओ कोई डाउट, कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन इसलिए बोला क्योंकि यहां पर सिंपल कंडक्टिंग जोन की अगर मैं बात करूं, किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है यहां पर, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार, ठीक है, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार। और बता भी दिया मैंने अभी, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार कॉलम शेप होते हैं, इनमें सीलिया लगे होते हैं, और सीलिया हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो करते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो करते हैं। कॉलम शेप होते हैं, सीलिया लगे होते हैं,
और इनके अंदर खास बात है, यहां पर म्यूकस को रिलीज करने वाले ग्लैंड भी लगे होते हैं, म्यूकस को रिलीज करने वाले ग्लैंड जो म्यूकस को रिलीज करते हैं। और म्यूकस हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल ऑलवेज, समझना। तुम देखा होगा, तुम जब भी नोजी निकलती है ना, इधर से म्यूकस, ठीक, कफ म्यूकस, म्यूकस हर समय बन रहा है, ठीक है। ये म्यूकस एयर में मिलने वाले डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, बहुत सारे काम है, समझाता हूं अभी, ठीक है। तो समझना, ये जो दिख रहा है ना, ये म्यूकस है, म्यूकस। और म्यूकस को निकालने वाले सेल्स के कौन से होते हैं? गोबलेट सेल, गोबलेट सेल। यही गोबलेट सेल म्यूकस को रिलीज करते हैं, जो इन एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, सिंपल सिलिटरी कॉल्यूमिनार, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इस म्यूकस की वजह से क्या होगा, इस पूरी जोन के अंदर, ठीक है, जो भी एयर इस कंडक्टिंग जोन में जाएगी, अंदर या बाहर, अंदर जाएगी तो जितना भी एटमॉस्फेयर का डस्ट पार्टिकल है ना, वो चिपक जाएगा और यूनिडायरेक्शनल फ्लो करके उसको बाहर निकालेंगे ये, ठीक है। एक तो काम ये हो गया। इसके अलावा, ठीक है, समझना मेरी बात, देखो, तुम कभी कभी देखो ना, एयर में मॉइस्चर होती है, तुम डेजर्ट में हो, खूब ड्राई एयर है, पर वो ड्राई एयर अगर आपके लंग्स में चली गई ना, तो सिस्टम को कोलैप्स कर देगी, ठीक है। और इतनी गर्म एयर आपके ब्लड में चली गई ना, तो ब्लड में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो CO2 को फटाफट फटाफट रिलीज करने का काम करता है। और एंजाइम आप जानते हो टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर इतना हाई टेम्परेचर वाला एयर अंदर चला गया ना, तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और उसने काम करना बंद कर दिया तो अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, और CO2 का लेवल बढ़ना डेंजरस कंडीशन, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो नेचर ने क्या काम किया, पूरी कंडक्टिंग जोन बनाई, जिसमें कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू बनाए, जो म्यूकस को रिलीज करते हैं। और म्यूकस की वजह से क्या होगा, एयर जब अंदर जाएगी ना, धीरे धीरे अंदर जाएगी, तो ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो बाहर, चाहे कितनी भी ठंडी हो बाहर, अंदर जाकर के एयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर होगा, तब जाकर के वो एयर इस रेस्पिरेटरी जोन में डिफ्यूज होना चालू करेगी और ब्लड में जाएगी, ठीक है। तो एक तो एयर के अंदर आर्द्रता, नमी, मॉइस्चर मिक्स करने का काम करती है ये कंडक्टिंग जोन, क्यों? क्योंकि म्यूकस है, ठीक है। एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाती है, क्योंकि म्यूकस है। डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है और यूनिडायरेक्शनल फ्लो करके सीलियस को बाहर निकाल देते हैं, और एयर को कंडक्ट कराती है बाहर से रेस्पिरेटरी जोन तक। तो 4 फंक्शन है कंडक्टिंग जोन के। कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यहां से चालू हो जाता है कंडक्टिंग जोन, कहां तक? रेस्पिरेटरी जोन तक, फिर रेस्पिरेटरी जोन से तो डिफ्यूजन चालू हो जाएगा। इसके अलावा क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल से साफ करने का भी काम करती है, ठीक है। कितनी भी धूल मिट्टी हो, ये ट्रैप कर लेती है सबको। साथ में ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन यानी आर्द्रता, यानी नमी, यानी मॉइस्चर को भी मिक्स करती है, जिससे कि अंदर का पार्ट कोलैप्स ना हो जाए। सिंपल एग्जांपल है, करके देखो, आपको मॉइस्चर मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। और मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर गर्म हो या ठंडा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर की ठंडी या गर्म एयर को जब अंदर पहुंचाएगी तो उसके टेम्परेचर को अपने बॉडी टेम्परेचर के इक्वल मेंटेन कर देगी। क्लियर है? ये फंक्शन है किसका? कंडक्टिंग जोन का। जबकि रेस्पिरेटरी जोन का एक ही फंक्शन है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ एयर, धीरे धीरे एयर को डिफ्यूज करके ब्लड में मिक्स करना, डिफ्यूजन ऑफ एयर। यहां तक बताओ। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है आर्द्रता को मिक्स करना, ठीक है। तो कंडक्टिंग जोन का फंक्शन समझ में आ गया, रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन समझ में आ गया। रेस्पिरेटरी जोन में एक ही टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, जहां से आसानी से डिफ्यूजन ऑफ एयर हो पाता है, ठीक है। ये इसमें इंक्लूड होगा। यहां से यहां तक, ठीक है। ये आपकी रेस्पिरेटरी जोन हो गई। तो रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन समझ में आ गया। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, बहुत पतले होते हैं, आसानी से एयर का क्या हो जाएगा, जहां से डिफ्यूजन हो जाएगा। बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं, आसानी से एयर डिफ्यूज हो सकती है, यहां से डिफ्यूजन ऑफ एयर, ठीक है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है? फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। अब एनसीईआरटी पर आ रहा हूं बस, इसके बाद एनसीईआरटी, ठीक है, टाइम भी हो रहा है।
तो कंडक्टिंग जोन क्लियर होगी, रेस्पिरेटरी जोन क्लियर होगी, यहां तक मैंने क्लियर करा दिया है। अब कल कराऊंगा मैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, प्रॉपर बना के समझाऊंगा पर कल, ठीक है। ये कल का फंक्शन नेक्स्ट क्लास का है। अब मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं, क्वेश्चन पर आ रहा हूं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विद क्वेश्चंस। सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ, बिल्कुल समझना। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, हमारे पास एक पेयर बाहरी नथुने हैं, ठीक है। ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप्स, और अपर लिप्स के ऊपर होते हैं, या आप समझ रहे हो अपर लिप्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। इट लीड टू नेजल चैम्बर, कहां पर जाते हैं? सीधे नेजल चैम्बर में खुलते हैं। सीधे कहां खुल रहे हैं? नेजल चैम्बर में खुल रहे हैं। सीधे नेजल, लीड टू नेजल चैम्बर, किसके थ्रू? छोटे से नेजल पैसेज के थ्रू। क्लियर है बिल्कुल। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, भाई नेजल चैम्बर कहां पर ओपन करेगा? फेरिंग्स में करेगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल के थ्रू। द पोर्शन विच इज कॉमन पैसेज फॉर, भाई अगर फेरिंग्स की बात करता हूं, फेरिंग्स क्या है? एक मिनट, सॉरी। हाँ भाई, अगर मैं बात करूं कि फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। एयर और फूड का कॉमन पैसेज होता है, उसको फेरिंग्स बोलते हैं, बता भी चुका हूं मैं, लिखा चुका हूं। द फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स, भाई फेरिंग्स ओपन कहां कर रहा है? लैरिंग्स में ओपन कर रहा है, ठीक है। लाइनस रीजन इनटू ट्रैकिया, फेरिंग्स ट्रैकिया में ओपन कर रहा है, किसके थ्रू? लैरिंग्स के थ्रू। यानी अगर मैं फेरिंग्स की बात करूं, यहां से ट्रैकिया चालू होगी, यहां साउंड बॉक्स है, ठीक है। तो ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स ट्रैकिया में ओपन कर रहा है, किसके थ्रू? लैरिंग्स के थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू, ठीक है। अब लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, अभी बताया, ये कार्टिलेज की मिल से बना हुआ बॉक्स है, जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, जिसमें 9 हाइलीन कार्टिलेज होती है, 9 कार्टिलेज होती है, याद रखो 9 कार्टिलेज होती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सॉलोइंग, जब आप खाने को निगलते हो, तब ग्लॉटिस के ढक्कन को, सॉरी ग्लॉटिस को ढकने के लिए एक ढक्कन होता है, कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। क्वेश्चन आता है कैसा होता है एपिग्लॉटिस? बहुत पतला होता है, थिन होता है, इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, कहीं ऐसा ना हो गलती से खाना आपके सांस की नली में चला जाए, तो उसको कवर कर लेता है, ठीक है। जब खाने को निगलते हो तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, ठीक है। चलो, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ये कुछ क्वेश्चन आता है, ट्रैकिया के स्ट्रेट ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, कहां तक एक्सटेंड कर रही है? स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड कर रही है, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से डिवाइड कर रही है लेफ्ट और राइट के अंदर, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा T5 रीजन से डिवाइड कर रही है, ठीक है। किसमें डिवाइड कर रही है? लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोनकाई में डिवाइड कर रही है, फिर प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी, फिर फाइनली किसमें ओपन करते हैं? ब्रोनक्यूल्स, इनिशियल, टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, ठीक है। ब्रोनक्यूल एंडिंग अप टू द वेरी थिन टर्मिनल, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोनक्यूल, और टर्मिनल ब्रोनक्यूल फाइनली कहां आके ओपन करते हैं? डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है। ब्रोनकस या ब्रोनकाय एक ही बात है, ब्रोनकस बोलो या ब्रोनकाई बोलो, एक ही बात है। कट एंड ऑफ रिब्स नजर आ रहे हैं, यहां अंदर का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। प्लूरल, प्लूरल मेम्ब्रेन दिख रही होगी, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, प्लूरल मेम्ब्रेन दो होती हैं, पैराइटल और विसरल, बताई दिया मैंने, पैराइटल और विसरल, पैराइटल हो गई और विसरल हो गई, दोनों डिटेल में समझा दिए मैंने, ठीक है। हाँ, इनके बीच में क्या भरा हुआ है? प्लूरल फ्लूइड, और प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? फ्रक्शन को रिड्यूस करता है, एल्वलाई मैंने बता चुका हूं, और ब्रोनक्यूल, ब्रोनक्यूल मैंने बताई दिए, ठीक है। डायफ्राम मैंने क्लियर करा दिया है आपको, इस डायग्राम से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड भी आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं तुम्हें समझ में आया नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, नेजल चैम्बर ओपन इनटू, किसमें ओपन करेगा? जरा फटाफट बताओ, नेजल चैम्बर किसमें ओपन करेगा, जरा बताओ। फेरिंग्स, यस, बहुत बढ़िया। कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, कॉमन पैसेज क्या होता है एयर और फूड का? अगेन फेरिंग्स, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड, जब खाने को निकलते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस। पर एपिग्लॉटिस क्या है? इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। तो क्या लगाओगे? कार्टिलेजिनस फ्लैप लगाओगे। एपिग्लॉटिस क्या? कार्टिलेजिनस फ्लैप। कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल constitute conducting as well as respiratory part of respiratory tract। क्या सही है ये? It help in conduction of atmospheric air to alveoli as well as diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air। दोनों ही गलत हैं बेटा। भाई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग जोन तो है, पर रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी जोन नहीं है, ठीक है। इट हेल्प टू कंडक्शन, कंडक्शन का काम तो करती है पर डिफ्यूजन का काम नहीं करती, तो दोनों ही गलत है। इफ बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, फोर्थ लगाओगे। लैरिंग्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। यस, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। रीजन, लैरिंग्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों बोलते हैं भाई? असर्शन का रीजन क्या बताता है? असर्शन पढ़ो आप पहले, फिर क्यों लगाओ। क्यों भाई? लैरिंग्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स बिकॉज, ठीक है, बिकॉज लैरिंग्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, क्योंकि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो आप फर्स्ट लगा दोगे। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखो, it divided at the level of 12th thoracic vertebrae into right and left primary bronchi। 12th नहीं होगा, 5th होगा, 5th thoracic vertebrae, इसलिए रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू यानी फॉल्स की बात चल रही है, नॉट ट्रू। लैरिंग्स is a membranous box। लैरिंग्स membranous नहीं है, कार्टिलेजिनस है, यही गलत हो गया। एपिग्लॉटिस इज अ इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप। यस, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। एब्सोल्युटली राइट। तो रॉन्ग क्या हो गया? फर्स्ट वाला, नॉट ट्रू, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय, किसे सपोर्ट कर रहे थे? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग की अगर बात करूं, इनकम्प्लीट डॉर्सली या वेंट्रली, जरा बताओ, इनकम्प्लीट डॉर्सली या वेंट्रली? इनकम्प्लीट डॉर्सली, ठीक है। और कहां प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल। कहां खुल रहे हैं? एल्वुलाई। एल्वुलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैंने बहुत थिन होते हैं, इरेगुलर वॉल्ड होते हैं, ठीक है, और हाईली वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और फाइनली इन्हीं के मिलने से बनते हैं आपके लंग्स, ठीक है। एल्वुलाई क्या? इट इज अ यूनिट ऑफ लंग्स, यूनिट ऑफ लंग्स। दोनों लंग्स में कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 300। ये तो छोड़ो, मतलब नहीं इस चीज का तो कोई, ठीक है। यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स जिससे मिलके बना होता है उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहां पर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होते, जरा बताओ? ट्रैकिया में होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई में होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में नहीं होते, इनिशियल ब्रोंक्यूल में होते हैं। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। कहां नहीं होते?
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में नहीं होते। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर नॉन कोलैप्सिबल। यस, नॉन कोलैप्सिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर सी शेप हाइलिन कार्टिलेज मिलते हैं। दे ऑल आर सपोर्टेड बाय वेंट्रली इनकम्प्लीटेड, वेंट्रली इनकम्प्लीटेड नहीं, डॉर्सली इनकम्प्लीटेड, ठीक है, कार्टिलेज। ठीक है, सही था, पर यहां डॉर्सली कर देते तो सही हो जाता, इस वजह से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो असर्शन ठीक है, रीजन रॉन्ग है। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। Each terminal bronchiole give rise to number of thin irregular ball and vascularized bag like structure क्या बोलते हैं इनको, alveoli, thin irregular ball, alveoli, कहीं दिख रहे हैं, thin irregular alveoli। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन। अब बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई डाउट? अब लंग्स की बात आ जाती है। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा। भाई डबल लेयर प्लूरा से कवर्ड होते हैं, पूरा डिटेल में समझा दिया मैंने आपको। विद प्लूरल फ्लूइड, और प्लूरल फ्लूइड भरा होता है इनके बीच में, बिटवीन देम। इट रिड्यूस, क्या करता है, रिड्यूस फ्रक्शन ऑन लंग सरफेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। यस, थोरैसिक चैम्बर की लाइनिंग से जुड़ा होता है। जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, लंग सरफेस जुड़ी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन। पहले क्वेश्चन देख लो, उससे रिलेटेड है। ठीक है, लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, बिल्कुल सही। प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस फ्रक्शन ऑन द लंग सरफेस, ये भी ठीक है। ठीक है, lungs are covered by double layer pleural fluid with pleural fluid between them because pleural fluid reduce friction on, क्यों होता है, क्योंकि pleural fluid, फर्स्ट लगा दो, फर्स्ट। भाई लंग्स कवर्ड होते हैं, उनमें बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। क्यों भरा होता है प्लूरल फ्लूइड? क्योंकि वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को लंग की सरफेस पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये बताई दिया मैंने। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर किससे कांटेक्ट में होगी, इनर, सबसे अंदर वाली। ठीक है, अच्छा, रिड्यूस फ्रैक्शन ऑन द लंग सरफेस, प्लूरल फ्लूइड करेगा। ठीक है, इन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग, थोरैसिक लाइनिंग आउटर वाली। इन क्लोज कांटेक्ट विद द लंग सरफेस, इनर वाली। ठीक है, तो मैच कर दो, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सी ऑप्शन आ जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा एनसीईआरटी के साथ साथ ही। ठीक है, ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट। जबकि अगर मैं स्टार्ट करूं एल्वलाई से लेकर के, ठीक है, डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी, इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, एल्वलाई, वेयर एज द एल्वलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटर, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। एक हो गया कंडक्टिंग पार्ट, एक हो गया रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, पार्ट पहला है ट्रांसपोर्ट, पहला पार्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वलाई। दूसरा क्या है, क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। अगला क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन, ऑल्सो ब्रिंग द एयर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेके आना। और एक्सचेंज पार्ट, अगर एक्सचेंज पार्ट की बात करूं मैं, क्या काम कर रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अब बताओ एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? ठीक है, विद कंसेप्ट सारे ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, और हर लाइन पर क्वेश्चन भी करा रहा हूं आपको साथ साथ में। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बताओ कौन नहीं है कंडक्टिंग जोन का पार्ट? भाई फेरिंग्स तो होता है, नेजल कैविटी भी होती है, एल्वलाई नहीं होती, ब्रोंकाई होती है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। देखें कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होते कैसे नहीं है। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग जोन मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा इन्होंने। ठीक है, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, फंक्शन कंडक्टिंग जोन, मार्क द रॉन्ग, कंडक्टिंग जोन से रिलेटेड गलत है। ठीक है, क्लियर करता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करता है, नहीं 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 करता,
ह्यूमिडिफिकेशन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्या नहीं करता कंडक्टिंग जोन? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं करता कंडक्टिंग जोन। ठीक है, अब आ जाओ, ये नहीं कराया मैंने आज, ये कल कराऊंगा आपको। एनसीईआरटी के लास्ट छोर पर आ गए हैं हम लोग। कल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपका चालू हो जाएगा। यहां तक मैंने करा दिया है। अब बताओ कोई डाउट है? सबसे देखो 3 स्टेप रहेंगे मेरे। पहला रिवीजन, 4 स्टेप। फिर तुम्हारी थ्योरी बहुत कंसेप्चुअल लेके चलूंगा, हर चीज को बहुत कंसेप्चुअल कराते हुए, ठीक है। फिर भी कोई चीज छूट जाती है और अगले दिन रिवीजन में उसको कवर करूंगा, ठीक है। फिर मैं एनसीईआरटी पूरी प्रॉपर लेके चलूंगा, लाइन वाइज लाइन, और एनसीईआरटी की लगभग लगभग लाइनों पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, तोड़ तोड़ करके सब टॉपिक वाइज, ठीक है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और फिर तुम्हारी डीपीपी, फिर डीपीपी का भी हाई वर्जन, ठीक है, सिद्धि और तेजस। और फिर उसके बाद माइनर टेस्ट और फिर मेजर टेस्ट। बताओ कैसे तुम्हारी कमांड नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरी बहुत प्यारी स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, तुम टेंशन मत करना। बस तुम इतना सोचो, तुम्हें एक ही काम करना है कि सर मुझे क्लास मिस नहीं करनी। किसी कारण क्लास मिस हो जाती है तो कहीं चले गए या बीमार हो गए तो उसको रिकवर कर लेना है तुरंत ही, ठीक है। बैकलॉग लंबा नहीं बनने देना है। सर जितने क्वेश्चन क्लास में करा रहे हो हम कराएंगे, साथ में क्लास के क्वेश्चन के साथ साथ वो तो मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा रहा हूं, ठीक है। आपको डीपीपी लगानी है, बहुत बेहतर डीपीपी है, ठीक है। और फिर सिद्धि और तेजस लगाने हैं, और टेस्ट छोड़ना नहीं है। मैं सोच रहा हूं इतना तुम करते चले गए ना तो कोई भी नहीं है जो तुम्हारे सिलेक्शन को रोक पाए, मैं गारंटी ले रहा हूं ये वाली बात, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत कंसेप्चुअल चीज लेके चलूंगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत कंसेप्चुअल है और बहुत समझने वाली है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय। अपने जो भी कमेंट हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना सारे कमेंट, जो भी तुम्हें कमेंट लग रहे हैं, ठीक है। ठीक है, लेक्चर से रिलेटेड तुम्हारा जो भी फीडबैक देना है, कमेंट देने हैं, या तुम्हारे कोई डाउट हो तो ये डाउट सेक्शन भी होता है, उसमें आप मेंशन कर दिया करो। मैं ऑलरेडी देख करके थ्योरी में उसको इंक्लूड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा नहीं हम दूर है, ठीक है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय बेटा, बाय।